नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विद्या वृंद पर। साथियों, कल के टॉपिक में मैंने आपको वर्णमाला का जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें स्वर के बारे में पढ़ाया था। आशा करता हूं कि आपने वो टॉपिक अच्छे से देखा होगा। और उसमें मैंने आपको जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ओष्ठ के आधार पर कैसे प्रयोग करते हैं, और जो मुख के आधार पर जो स्वरों का जो उच्चारण होता है वो कैसे करते हैं। तो साथियों, वो टॉपिक मैंने कंप्लीटली समझा दिया था, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बचा था, वो मैं अभी समझा लूंगा। और उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा व्यंजन। तो साथियों, बने रहे क्लासेस में। ओके, देख लीजिए, जो स्वर हैं, स्वर का जो उच्चारण के आधार पर है, कंठ के आधार पर है, ओष्ठ के आधार पर है, तालु के आधार पर है, मूर्धा के आधार पर है, और जो कंठोष्ठ और कंठ तालु के आधार पर। ये थोड़ा छूट गया था, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा स्वर कहां से उच्चारित होता है। ओके, तो बने रहिए वीडियो में। तो देखिए साथियों, अ और आ। जब अ और आ बोल रहा हूं मैं, तो जो प्रेशर पड़ रहा है वो कहां पड़ रहा है? कंठ पर पड़ रहा है। आ अंदर ही कंठ पर क्या पड़ रहा है? प्रेशर पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? अ और आ क्या हो जाएगा? कंठ स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ स्वर। ओके, इसके बाद देखिए ई और ई। जो ई है, ये स्वर क्या है? तालु। तालु स्वर क्यों है ये समझाता हूं आपको। तालु स्वर, तालु स्वर इसलिए है क्योंकि जब हम ई का उच्चारण कर रहे हैं तो जो हमारी जीभ है नीचे के अधर को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। नीचे के अधर को टच कर रहे हैं, नीचे सरफेस को क्या कर रहे हैं? मुंह के सरफेस को टच कर रहे हैं। तो झटके से क्या कर रहा है? नीचे के तालु को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो इसीलिए किस में आएगा? ई तालु में आएगा, तालु स्वर हो जाएगा। ओके, फिर आता है उ और उ। इसमें आप समझ पा रहे होंगे, तो सबसे ज्यादा प्रयोग किसका हो रहा है? ओंठों का प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए किस में आएगा? ओष्ठ स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ स्वर। ओके साथियों, इतना आप समझ लीजिए। और आ किसमें आता है? कंठ स्वर हो जाता है। ई तालु स्वर है, उ क्या है? ओष्ठ स्वर। री, री जो है यह क्या है? मूर्धा। री, हमारी जीभ क्या हो रही है? ऊपर वाले जो हमारा जो मुंह का जो तल है, ऊपर वाले तल को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। री, री। ओके, तो क्या हो जाएगा? मूर्धा, मूर्धा स्वर। और आ ई उ री, ए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया ये, यूकेटीपीएससी हो चाहे यूकेपीएससी में हो। ए और आई, ए और आई क्या है? कंठ तालु। क्या हो जाएगा? कंठ तालु। क्यों हो जाएगा कंठ तालु? जब मैं ए का प्रयोग कर रहा हूं, ए आई का प्रयोग करता हूं, उच्चारण कर रहा हूं ए, तो हमारी जीभ का जो आगे वाला भाग है वो नीचे तालु को क्या कर रहा है? टच कर रहा है, और कंठ को क्या कर रहा है? प्रेशर दे रहा है। तो इसीलिए किस में आता है? कंठ तालु में आता है। ओके, और जो अंतिम बचता है वो है ओ और औ। इसमें भी साफ दिख रहा है, ओ और औ हो जाएगा कंठ ओष्ठ। कंठोष्ठ क्यों होगा? क्योंकि जब मैं ओ का प्रयोग करता हूं, ओ का उच्चारण कर रहा हूं, ओ का, तो कंठ पर भी प्रेशर पड़ रहा है, और ओष्ठों के आधार पर इसका प्रयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। क्योंकि हमारा क्या हो रहा है? वृत्ताकार मुख बन रहा है किसका? होंठों का। तो क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। बहुत ही आसान है, और कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो मैंने कहा इसको बताना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये छूट जाता है तो कहीं ना कहीं अगर जो परीक्षा में जब क्वेश्चन बनते हैं तो वहां पर जब दिक्कत हो जाती है, तो तब समझ आता है कि कहाँ पर सर ने छोड़ा है। इसलिए मैंने ये कंप्लीट पढ़ाया। तो जो स्वर वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। और एक बार आप पहली वाली वीडियो को कंप्लीट देखिए, तब जाके इस वीडियो को जरूर देखिए। तो साथियों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो टॉपिक हमारा व्यंजन है। ओके, तो देख लीजिए, इसको जरूर से नोट करें। उसके बाद में आपको अब जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है उसे पढ़ाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको हमारी जो पिछली क्लासेस हैं वो समझ आ रही होगी, तब जाके ही आप हमारी जो क्लासेस है उसको देख रहे होंगे। ओके साथियों, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है व्यंजन। तो
तो व्यंजन किसे कहेंगे? तो साथियों, व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, जिन वर्णों का, जिन लिपि चिन्हों, जिन वर्णों का जब जो उच्चारण करते हैं किसके हिसाब से? स्वरों की सहायता से, तो उसे क्या कहेंगे? हम व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। जिन वर्णों का उच्चारण, थोड़ा तेज लिख रहा हूं मैं, तो आप जरूर से वीडियो को पॉज करिए फिर उतारिए। ओके। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ओके साथियों, कैसे होता है स्वरों की सहायता से उच्चारण? देख लीजिए आप। जैसे मैं का, खा, गा, घा और गौ लिख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं सभी ध्वनियों में अ उच्चारण हो रहा होगा। कैसे? आप देख लीजिए। जैसे मैं क बोल रहा हूं, का, तो उसमें अ ध्वनि भी सुनाई दे रही है। खा, उसमें अ ध्वनि भी सुनाई दे रही है। खा, का, खा, गा, घा, तो सब में अ ध्वनि। कैसे? जैसे का है, मैं क लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा इसमें, और इसमें क्या जुड़ा है? अ भी जुड़ा है। तो इसीलिए जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उसे क्या कहेंगे? हम व्यंजन कहते हैं। खा, खा, तो क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं अ का उच्चारण हो रहा है। खा। धन, आ। गा, वैसी गा भी देख लीजिए। गा, धन, आ। घा, हो गया। घा देख लीजिए, घ आधा इसमें, घा, इसमें अ भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? घ, घ, अ। ग, तो इसमें भी कहीं ना कहीं अ छुपा है। ओके साथियों, अब मैं आपको व्यंजन के 3 अंग बताता हूं, और तीनों अंगों में कितने व्यंजन? हमारे मूल रूप से 33 व्यंजन है। 33 व्यंजनों में 25 स्पर्शी व्यंजन है, और उसके बाद अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, और 4 है ऊष्मीय व्यंजन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसलिए आप बने रहिए। अभी हमारे पास आएगा स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, व्यंजन के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन। सॉरी, क्या हो जाएगा? ऊष्मीय व्यंजन। ओके साथियों, जो व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क, च, ट, त, प, ये 5 वर्गों में जितने भी व्यंजन हैं वो सब क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। कौन कौन से? का, खा, गा, घा, गा, एक ही हो गया। च, छ, ज, झ, य, टा, ठा, ड, ढ, अण, ता, सॉरी तो लिख दिया है, ता, था, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ओके, तो गिन लीजिए आप इनको भी। 3 और 2 5, और 5 वर्ग हैं तो 5 5 25, टोटल कितने हो गए? 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए। कितने हो गए? 25 स्पर्शी व्यंजन। ओके साथियों, अब नेक्स्ट देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। य, र, ल, व। हिंदी में लिखते हैं हम य, र, ल, व। लेकिन अगर संस्कृत में बताता हूं मैं आपको, तो संस्कृत में इसको ऐसे लिखते हैं, य, व, र, ल। ये किस में लिखते हैं? संस्कृत में ऐसे लिखते हैं, य, व, र, ल। इसको जरूर से नोट करिए, कभी पूछा जा सकता है। और व्यंजन को जो संस्कृत में बोला जाता है वो भी क्या कहते हैं? हम हल। व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? हल कहते हैं। ओके साथियों, इसमें जो य और वो है, य और वो है, यह क्या है? यह एक अर्धस्वर का भी काम करता है। कैसे? बताता हूं आपको। य, व, यह क्या है? एक
अर्धस्वर। अर्धस्वर क्यों है? सपोज दैट मैं क्या लिख रहा हूँ, आओ, आ वो, तो मैं आ ओ लिख रहा हूँ लेकिन पढ़ क्या रहा हूँ, आओ। इसीलिए कहते हैं कि य और व का प्रयोग हम अर्धस्वर के रूप में भी करते हैं। जो र है इसके बारे में आगे पढ़ाऊंगा मैं कि ये लुंठित है, प्रकंपित है, और जो ल है यह पार्श्विक ध्वनि है। क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन क्यों बोलते हैं इसको? पार्श्विक व्यंजन इसलिए कहते हैं, जैसे मैं ल बोला ला, तो जीभ के अगल बगल से जो हवा है वो निकल रही है, उसे क्या कहेंगे हम? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ओके साथियों, ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन आपको पता है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत्य सा। ओके, और हाँ, ह को काकल्य ध्वनि भी कहते हैं। काकल्य ध्वनि या काकल्य व्यंजन कहते हैं। तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत्य सा, मूर्धन्य सा भी बोलते हैं। और हाँ, तालव्य या तालु लिख लो, तालव्य लिख लेते हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, दंत्य, और ये हो जाएगा काकल्य, काकल्य। ओके, तो साथियों आशा करता हूं कि आपको हमारा टॉपिक समझ आ रहा होगा, और जरूर से आप इसको नोट करिए, उसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, तो साथियों आगे देखिए, अब आपको मैं संघर्षी व्यंजन के बारे में पढ़ाऊंगा, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन बताऊंगा, उत्क्षिप्त व्यंजन बताऊंगा, और जो बचता है लास्ट वो बचता है संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ाऊंगा। ओके साथियों, इसको मिटा देते हैं। अब हेडिंग डालिए, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं हम? जैसे क्या है, च, छ, ज और झ। क्या है? च, छ, ज और झ। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्या कर रहे हैं, जब हम च बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो मुंह से जो हवा निकल रही है उसे संघर्ष करना पड़ रहा है कि नहीं? संघर्षशील, इसको संघर्षशील व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षशील व्यंजन। च, छ, ज और झ क्या है? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है। ओके साथियों, अब नेक्स्ट है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, इसमें संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह। क्यों है? क्योंकि इसमें भी क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे हम श का प्रयोग करना है, श, हवा को क्या करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं संघर्ष करने की भावना इसमें उत्पन्न हो रही है। तो कैसे मैं बताता हूं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत्य सा और हा, तो ये क्या हो जाएंगे? संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, संघर्षी व्यंजन के अंदर आते हैं। ओके साथियों, नेक्स्ट देखिए, इनको कह सकते हैं हम वे व्यंजन जिनके उच्चारण करने के लिए मुंह से हवा बाहर आने पर संघर्ष करती है। क्या करती है? संघर्ष करती है। मतलब कहीं ना कहीं संघर्ष करने के बाद ही क्या किसका उच्चारण होता है? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत्य सा। हाँ, ये मैंने पहले ही बता चुका हूं, ये क्या है? ये है ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। ओके, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन चा, छ, ज, झ। संघर्षी व्यंजन तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और हा, वे व्यंजन जिनके उच्चारण करने के लिए मुंह हवा बाहर निकलने के लिए क्या करती है? संघर्ष करती है। उसे क्या कहेंगे हम? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए,
आगे देखिए साथियों, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब हम उच्चित व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, डा, उच्च झटके से जो जीभ है हमारी मूर्धा, मतलब यहां कहा, मुंह के ऊपरी हिस्से को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। कैसे बताता हूं, डा, ढा क्या है, इसी को क्या कहते हैं हम, डा और ढ को उच्चित व्यंजन, इसी को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। और इसी को क्या कहते हैं हम, ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताड़नजात व्यंजन। ओके, बहुत ही आसान सा जो चैप्टर है हमारा वो है यह स्वर और व्यंजन वर्णमाला का जो चैप्टर है, काफी आसान है लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आपको समझने के लिए इसको 2-3 बार आपको क्लासेस देखनी होगी। और जिसमें जो लास्ट आता है वह है संयुक्त व्यंजन। क्या आएगा, संयुक्त व्यंजन। तो साथियों, संयुक्त व्यंजन कल भी मैंने बड़ा बताया था आपको, लेकिन अभी बता देता हूं। संयुक्त व्यंजन है ता, अक्षा, त्रा, ज्ञ और स्र भी है, फिर भी लिख लीजिए आप स्र, अक्षा, त्रा, ज्ञ, स्र। ये मैंने बताया था आपको कैसे बना है, क प्लस श, हो गया। ये कैसे बना है, और क कैसा है, इसमें आधा है। त्रा कल भी बता दिया था, त धन रा। ज्ञ कैसे बना है, आधा ज धन य। और श्र कैसे बना है, आधा श धन र। तो ये क्या है, संयुक्त स्वर है। काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए शुद्ध जो संयुक्त अक्षर है इसमें शुद्ध कैसे लिखा है, शुद्ध संधि विच्छेद बताइए क्या कि, तो पूछ लेते हैं, कभी इसमें ये डाल देते हैं, या कभी जो आधा ही हलंत लगा है कभी इधर लगा देते हैं, कभी इधर लगा देते हैं। शुद्ध पूछेंगे आपको, सपोज दैट मैं एग्जांपल बेसिस समझाता हूं। का धन शा, हो गया, ता धन रा। तो कौन सा शुद्ध है इसमें, आसानी से आप बता पा रहे होंगे शुद्ध कौन सा हो गया ये, क्योंकि मैंने क्या कर दिया यहाँ हलंत लगा दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए साथियों, अब आता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन का अर्थ क्या है, वे व्यंजन जिनका प्रयोग हम दूसरे देशों की भाषाओं से लेते हैं। दूसरे देशों की भाषाओं से उन व्यंजनों को यहां हिंदी वर्णमाला में उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, ज और फ। ज और फ ये आगत व्यंजन इसलिए है क्योंकि ये क्या है, अरबी फारसी के शब्द है। किसके हैं, अरबी और फारसी, किसके शब्द हैं, अरबी फारसी के। जब तक इस पर नुक्ता नहीं लगेगा तब तक यह पूर्ण शब्द, पूर्ण वर्ण नहीं है। ओके, नुक्ता लगाने के बाद क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो आगत व्यंजन कितने हैं, 2। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ओके, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको जो पार्श्विक व्यंजन है, जो प्रकंपित व्यंजन है, जो लुंठित व्यंजन है, उनके बारे में बताऊंगा। तो देखिए साथियों, लाइट भी गई थी, आप देख लीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, कौन कौन सा लुंठित व्यंजन, मैंने आगे बता चुका हूं। लुंठित व्यंजन है रा। रा, जब मैं र का प्रयोग कर रहा हूं, रा, तो जीभ क्या हो रही है, प्रकंपित हो रही है, मतलब जनरेशन जनरेट हो रही है कि नहीं, प्रकंपित हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, लुंठित व्यंजन। तो इसे क्या कहते हैं हम,
प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन। ओके। और जो दूसरा आता है रा, फिर उनके बारे में बताऊंगा। रा जो दूसरा आएगा ला, तो वो क्या हो जाएगा? ला, ल हो जाएगा पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन है। कौन सा है? ल। ल क्यों है? क्योंकि जब मैं ल का प्रयोग करता हूं, ल का उच्चारण कर रहा हूं, तो जो जीभ के इधर उधर वाला हिस्सा है, साइड वाला हिस्सा, तो वहां से हवा बाहर निकल जा रही, पार्श्विक मतलब इस वाले एरिया से हवा बाहर निकल जा रही है। ओके, तो क्या हो जाता है? पार्श्विक व्यंजन। कौन है? ला। अब बचता है वर्तस्य व्यंजन। कितने हैं वर्तस्य व्यंजन? तो वर्तस्य व्यंजन बताता हूं आपको मैं। लिख लो पहले, वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य व्यंजन कौन कौन से हैं? न, स, र, ला, ज। कितने हो गए वर्तस्य व्यंजन? 5। वर्तस्य व्यंजनों की संख्या होती है 5, और इनकी ट्रिक बताता हूं मैं, आप कैसे याद रखना है। इसको एक ट्रिक बना दो, नस, नसरल, नसरल, और लास्ट में ज का प्रयोग करना है। ट्रिक क्या होगी? नसरल जा। वर्तस्य व्यंजन आता है कि निम्नलिखित में से वर्तस्य व्यंजन है, आपको इनमें से एक दे देगा, बाकी अलग अलग दे देंगे। अब आपको आंसर बताना है, तो आपको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, नसरल जा, नसरल जा। ओके, तो इसको मिटाते हैं आप। आशा करता हूं कि आपको हमारा टॉपिक समझ आ रहा होगा। साथियों, रोज क्लासेस देखिए, तभी जाके समझ आएगा, नहीं तो जो हिंदी वर्णमाला काफी कॉम्प्लिकेटेड बनता है परीक्षाओं में, लड़के नहीं कर पाते हैं, जो भी बच्चे हैं नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जरूर से आप इस टॉपिक को देखिए। अब मैं आपको व्यंजन को प्राण वायु के आधार पर व्यंजन को डिफाइन करके बताता हूं। व्यंजन के भाग बताता हूं, जिसमें प्राण मतलब हवा जैसे मुंह से निकल रही है, प्राण वायु के आधार पर। किससे? प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों की संख्या 2 है। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का अर्थ है जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुंह से हवा कम निकलती है, कम हवा निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ओके, अब हेडिंग डालिए अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन। ओके साथियों, तो इसकी जो परिभाषा वो लिख लीजिए, वो लिख लीजिए आप। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय कम वायु या प्राण मुंह से निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण जैसे कौन कौन से हैं? अल्प प्राण में जैसे आएगी शवीश्वर, प्लस अंतस्थ व्यंजन, स्वर भी किसमें आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। ओके, सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन, और पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या है? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है वह अल्प प्राण में आता है। कैसे? देख लीजिए, क, ख, ग, घ और ग। तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ओके, 1, 3 और 5।
क ख च छ ज झ य। इसमें भी देख लीजिए पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? ये क्या है? सारे अल्प प्राण है। ओके, क च ट त प जितने भी हैं, क च ट त प, क च ट त प सब क्या है? 1 3 5 क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण में हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए महाप्राण। अंतस्थ व्यंजन बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले भी बता चुका हूं मैं। य, र, ल और व हो गया। सभी स्वरों के बारे में पहले ही बता चुका हूं, तो इनको लिखने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। तो साथियों अब हेडिंग डालिए महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण में जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुंह से अधिक वायु निकलती है तो वहां पे क्या हो जाता है? महाप्राण व्यंजन हो जाता है। ओके, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुंह से अधिक हवा निकलती है, मुंह से अधिक हवा निकलती है तो उसे क्या कहेंगे हम? महाप्राण व्यंजन। क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो कौन कौन से हैं देख लीजिए। वर्ग का देख लीजिए आप, वर्ग का कौन कौन से वर्ग? जो स्पर्शी व्यंजन है उस वर्ग का पहला, दूसरा और चौथा, प्लस अब कौन सा बचता है इसमें? ऊष्मीय व्यंजन। जो ऊष्मीय व्यंजन है वो क्या है? महाप्राण है, क्योंकि उसमें क्या कर रहे हैं हम? संघर्ष कर रहे हैं बोलने के लिए। मैंने बताया ना संघर्षी व्यंजन है कहके, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स। ओके, 2 और 4 प्लस ऊष्मीय व्यंजन क्या है? ऊष्मीय व्यंजन, वो क्या हो जाते हैं? महाप्राण व्यंजन है। ओके, कौन कौन से देख लीजिए। क, ख, ग, घ और ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब देख लीजिए जो दूसरा है और जो चौथा है, दूसरा और चौथा, जब मैं ख बोलने में क्या हो रहा है कि ज्यादा मुंह से हवा बाहर निकल रही है, प्राण ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं, मतलब ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है किसमें? खा बोलने में। खा, घा, खा, ग, ख और घ, छ और झ। लिख लीजिए आप, ठा और ढ, था और ध, फ और भ। 2 4 6 8 10। और उसमें व्यंजन कितने हैं? तालव्य स, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। ये 3 भी किस में आते हैं? ये भी महाप्राण व्यंजन में आता है। तो साथियों आज के टॉपिक में बस इतना ही करते हैं, और जो जितना भी व्यंजन वाले टॉपिक में बचा हुआ है इसे कल हम समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर क्लास का मजा नहीं आता है फिर पढ़ने में। तो साथियों कल के टॉपिक में फिर हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आज का टॉपिक जो हमने आपको पढ़ाया है, और जो भी मैंने आपको स्वर के बारे में थोड़ा बहुत जितना बचा था वो भी समझाया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आपको जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो को देख के, क्लास को देख के स्वर व्यंजन के बारे में समझ आता है तो जरूर से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल
विद्यावृंद को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।